हेलो डियर लर्नर्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का इस चैप्टर का लास्ट पार्ट। और जो चैप्टर हमारा चल रहा था दैट इज़ सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। इसमें अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। देखिए, सोलर रेडिएशन का मीनिंग हमने पढ़ लिया था, और किसी जगह पे अर्थ पे इंसुलेशन कम मिलता है, कहीं पे ज़्यादा मिलता है, उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो हमने पढ़ लिए थे। देन हमने पढ़ा था उन फैक्टर्स का पूरा डिटेल। देन हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसमें हमने डिफरेंट मेथड्स के बारे में बात की थी, एडवेक्शन, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन, इस तरीके से। देन हमने टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, हीट बजट पढ़ा था, और जिसमें हमने एल्बिडो के बारे में डिटेल में बातें की थी। और इसके बाद में हम आ गए थे टेम्परेचर वाले टॉपिक पे, जिसमें हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर यानी तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा था। देन हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर में हमने आइसोथर्म्स के बारे में बात की थी, और ये आइसोथर्म्स जो है जुलाई में और जनवरी में इनका जो पैटर्न रहता है वो कैसा रहता है, वो पोल्स की तरफ क्यों मूव होती है, वो इक्वेटर की तरफ क्यों मूव होती है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब हम बात कर रहे थे इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के बारे में। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ही टॉपिक हमारा बेसिकली चल रहा था। तो हमने उसमें देखा था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है उसे हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, जिसमें से हमने हॉरिजॉन्टल के बारे में बात कर ली थी, जिसमें आइसोथर्म हमने पढ़ा था। दैन टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें जुलाई एंड जनवरी के बारे में हमने पढ़ा था। दैन रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने देखा था कि जो है पूरी अर्थ को कुछ ग्रीक जोग्राफर्स थे जिन्होंने 3 जोन्स में बेसिकली डिवाइड किया था। और उसके बाद में लास्टली हमें पढ़ना था वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो है, पहले मैं आपको अपने नोट्स से थोड़ा सा बेसिक समझा देती हूँ, देन वी विल स्टडी विद द हेल्प ऑफ बुक। तो सबसे पहले देखते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। देखिए, जब भी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है तो इसका मतलब होता है कि अर्थ से स्काई की तरफ, इस तरीके से ऊंचाई की तरफ जाना। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हाइट की बात की जाती है, ऑल्टीट्यूड की बात की जाती है बेसिकली, ठीक है, ऑल्टीट्यूड। और जब हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, क्षैतिज वितरण की बात करते हैं, तो उसमें हम लैटिट्यूड्स की बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम ऑल्टीट्यूड की बात करते हैं। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। एक होता है नॉर्मल लैप्स रेट, और एक होता है टेम्परेचर इन्वर्जन। अब नॉर्मल लैप्स रेट क्या होती है, तो देखिए, नॉर्मल लैप्स रेट का मतलब होता है सामान्य ह्रास दर। सामान्य ह्रास दर यानी नॉर्मल लैप्स रेट, ये कितनी होती है, जैसे जैसे हम 1000 मीटर की ऊंचाई पे जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। अब ये 1000 मीटर की जगह पे आपको 1 किलोमीटर भी लिख के दिया जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखना है, क्योंकि 1000 मीटर मीन्स 1 किलोमीटर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड्स पे, हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, ज़्यादा ऊंचाई की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे तापमान में कमी आने लगती है, यानी टेम्परेचर डिक्रीज़ होने लगता है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि टेम्परेचर में और ऊंचाई में, टेम्परेचर एंड ऑल्टीट्यूड में कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती संबंध। एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ कम हो जाती है। अगर ऑल्टीट्यूड बढ़ेंगे तो फिर टेम्परेचर कम हो जाएगा, और ऑल्टीट्यूड को कम करोगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो दोनों में आपस में कैसा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। तो ये तो है नॉर्मल लैप्स रेट। अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज़ टेम्परेचर इन्वर्जन, यानी कि तापीय व्युत्क्रमानुपात, या फिर हम इसको कह सकते हैं तापमान का व्युत्क्रमण, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे बुक में भी मैंने लिखा है, ये यहाँ पे मैंने अपना समझा के लिख रखा है, तो आप देख सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है नॉर्मल लैप्स रेट का बिल्कुल उल्टा। आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर हम अर्थ पे जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर में कमी आ रही है, लेकिन इन्वर्जन में क्या होता है, जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से हाइट की तरफ जाते हैं, हायर एल्टीट्यूड्स की तरफ जाते हैं, टेम्परेचर में कमी नहीं आती है, बल्कि टेम्परेचर बढ़ने लगता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। इट मीन्स यहाँ पर अगर हम बात करें कि टेम्परेचर और ऑल्टीट्यूड में रिलेशन कैसा है, इन्वर्स रिलेशन है, उल्टा संबंध है, तो यहाँ पर कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑल्टीट्यूड। हाइट बढ़ रही है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो इस तरह की कंडीशन कब आती है, टेम्परेचर इन्वर्जन में, ठीक है। इसे नेगेटिव लैप्स रेट भी कहा जाता है, यानी कि ऋणात्मक ह्रास दर भी इसे कहा जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब टेम्परेचर इन्वर्जन बेसिकली जो है वो 3 तरीके का होता है। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बता रही हूँ, तो आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर इन्वर्जन बेसिकली 3 तरीके का होता है। एक होता है नॉन एडवेक्शनल। नॉन एडवेक्शनल का मतलब होता है कि अभिवहनीय, जो अभिवहनीय, या फिर हम कह सकते हैं कि अप्रवाही प्रतिलोमन। अप्रवाही प्रतिलोमन यानी जिसमें कोई कांटेक्ट नहीं होता है किसी भी एयर का किसी दूसरी चीज़ से, ठीक है। तो नॉन एडवेक्शनल, एडवेक्शनल यानी अभिवहनीय, ये है अप्रवाही, ये है प्रवाही, और ये मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक, ठीक है। मैंने आपको तीनों का मीनिंग बता दिया है।
ये होता है स्टैटिक यानी स्थायी, अपनी जगह पे परमानेंट होता है, और ये होता है डायनेमिक यानी कि गतिशील होता है, और मैकेनिकल इन्वर्जन जो है वो यांत्रिक प्रतिलोमन होता है। अब इनके बारे में समझते हैं। नॉन एडवेक्शनल इन्वर्जन को अगेन हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सरफेस इन्वर्जन यानी धरातलीय प्रतिलोमन, और एक होता है अपर एयर सर्कुलेशन या अपर एयर इन्वर्जन यानी कि उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन। और एडवेक्शनल भी दो तरीके का होता है, फ्रंटल यानी कि वाताग्री, एक होता है वैली इन्वर्जन यानी कि घाटी प्रतिलोमन। तो ये तो होगा इसके टाइप्स। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखिए हम पढ़ेंगे वही जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं नॉन एडवेक्शनल प्रतिलोमन के बारे में, इन्वर्जन के बारे में। इसको हम बोलते हैं अप्रवाही प्रतिलोमन। ये क्या होता है, इसका मतलब है, इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। सरफेस या फिर ग्राउंड या फिर रेडिएशन इन्वर्जन, इसे हम धरातलीय प्रतिलोमन भी कहते हैं या फिर विकिरण प्रतिलोमन भी कहते हैं। ठीक है, ये इसके अदर नेम्स है, तो ध्यान रखना है। ये हमेशा अर्थ के पास होता है, अर्थ का जो सरफेस है उस अर्थ के सरफेस के पास में ही, ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं बल्कि उसके आसपास के एरिया के अंदर ही देखने को मिलता है। बट ऐसा इन्वर्जन होने के लिए कुछ कंडीशंस ज़रूरी होती है, या फिर अगर आपसे कॉमन क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि भाई टेम्परेचर इन्वर्जन कौन सी कंडीशंस में होता है, क्योंकि नॉर्मली तो टेम्परेचर घटना चाहिए ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ में, लेकिन अगर हाइट बढ़ने के साथ साथ में टेम्परेचर घटने के बजाय बढ़ रहा है, यानी टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन आ रही है, तो वो क्यों होता है। तो अगर आपसे कंडीशंस पूछी जाए तो कितनी कंडीशंस याद रखनी है अपने को, 5, टोटल 5 कंडीशंस अपने को याद रखनी है, एकदम रट लेनी है मतलब। ठीक है, कौन कौन सी। एक तो है लॉन्ग विंटर नाइट्स। पहली जो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है वो है विंटर्स की लंबी रातें, यानी कि लॉन्ग विंटर नाइट्स। अब आपको पता है कि जब विंटर का सीज़न आता है तो डेज कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, नाइट्स कैसी होती है, लॉन्ग होती है। अब देखिए, जब दिन की अवधि छोटी होती है, डेज का ड्यूरेशन छोटा होता है, तो हमें सोलर रेडिएशन कम मिलता है, सन की जो रेज है वो हमें कम मिल पाती है क्योंकि दिन तो छोटा है। जबकि नाइट जो है वो लॉन्ग होती है, तो हमारी अर्थ आपको पता है शाम होते होते अपने अंदर से हीट को रिलीज करने लगती है पार्थिव विकिरण के रूप में, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में। तो अब आप बताइए कि भाई डेज छोटे होंगे तो हमें इनकमिंग तो कम मिलेगी और आउटगोइंग ज़्यादा होगी, यानी कि अर्थ अपने अंदर से हीट को ज़्यादा रिलीज करेगी। तो अब देखिए, मिला तो हमें कम, इनकमिंग तो कम हुई, आउटगोइंग ज़्यादा हो गई। इसका मतलब कि क्या हुआ कि हमारी अर्थ ओवरऑल कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो अर्थ का सरफेस कैसा हो गया, ठंडा, जबकि उसके ऊपर की जो एयर है वो कैसे हो गई, गर्म। तो कैसी कंडीशन बन गई। अब देखिए, जब इन्वर्जन की बात की जाती है तो हमें कैसा चाहिए, इन्वर्जन की कंडीशन में अर्थ तो होनी चाहिए ठंडी और उसके ऊपर की जो एयर है वो होनी चाहिए वार्म। बेसिकली इन्वर्जन का मतलब ये होता है। तो अब आप देखिए, लॉन्ग विंटर नाइट के टाइम के अंदर ये कंडीशन बन के आ जाती है, क्योंकि अर्थ जो है वो अपने अंदर से हीट को निकाल देती है, तो अर्थ तो ठंडी हो जाती है, उसकी एयर, ऊपर की जो एयर है वो गर्म रह जाती है, इसलिए कैसी कंडीशन बन गई, इन्वर्जन की। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन के बारे में। दूसरी कंडीशन कैसी है, क्लियर क्लाउडलेस स्काई। आकाश कैसा होना चाहिए, बादलों से रहित होना चाहिए, बादल नहीं होने चाहिए, एकदम क्लियर स्काई होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर क्लाउड्स होते हैं तो वो हमारी अर्थ जब अपने अंदर से हीट को रिलीज करती है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये तो है हमारी अर्थ और यहाँ पे ऊपर बादल छाए हुए हैं, तो अर्थ अपने अंदर से हीट को जब रिलीज़ करेगी तो ये बादल क्या करेंगे, उसको रोक लेंगे, और रोक लेंगे तो हमारी अर्थ को पूरी तरीके से ठंडा नहीं होने देंगे, इसलिए जो है इन्वर्जन की कंडीशन नहीं बन पाएगी। जबकि हमें क्या करना है, हमें अर्थ को ठंडा बनाना है इन्वर्जन के लिए, इसलिए बादल नहीं होने चाहिए, क्लाउडलेस स्काई होना चाहिए। ठीक है, क्लाउड्स क्या करते हैं, बेसिकली इस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को रोकने का काम करते हैं, तो क्लाउड्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो कंडीशन है दैट इज ड्राई एयर नियर द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस के पास में कैसी एयर होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए। ठीक है, ह्यूमिड नहीं होनी चाहिए, आर्द्र जलवायु नहीं, आर्द्र वायु नहीं होनी चाहिए। ड्राई एयर का क्या काम होता है, ड्राई एयर का जो नेचर होता है बेसिकली वो ऐसा होता है कि वो अर्थ की जो हीट होती है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करती है। जब भी हमारी अर्थ होती है उसके आसपास की जो वायु होती है अगर वो ड्राई होगी तो अर्थ अपने अंदर से जो रेडिएशन निकालेगी उसको डराई एयर अपने अंदर सोखती नहीं है, और सोखेगी नहीं, इट मीन्स अर्थ ठंडी हो जाएगी, और अर्थ ठंडी हो जाएगी तो उसके ऊपर की जो एयर है वो गर्म रह जाएगी। तो कैसा कंडीशन बन गई, इन्वर्जन की कंडीशन बन गई। जबकि अगर मॉइस्ट एयर यहाँ पे हो गई या फिर ह्यूमिड एयर होगी, आर्द्र वायु होगी, तो आर्द्र वायु का नेचर कैसा होगा, हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेने वाला, तो वो एयर इसके लिए अच्छी नहीं होती है, इसलिए ड्राई एयर होनी चाहिए अर्थ के सरफेस के पास। ठीक है, 3 कंडीशंस हो गई। फिर आती है 4th नंबर की कंडीशन दैट इज स्टिल एंड काम एयर। वायु कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल मोशनलेस होनी चाहिए, एयर का कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए अर्थ के आसपास में एयर का मूवमेंट, क्योंकि अगर मूवमेंट करेगा एयर तो वो दोनों तरीके के टेम्परेचर को आपस में मिक्स कर देगा,
मान लीजिए कि अर्थ तो है ठंडी और उसके ऊपर की जो वायु है वो है गर्म, तो गर्म और ठंडे को वो आपस में वायु जो है वो क्या कर देगी, मिक्स कर देगी। इसलिए एयर का मूवमेंट नहीं होना चाहिए और एयर कैसी होनी चाहिए, शांत होनी चाहिए, काम एयर होनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट जो कंडीशन है दैट इज स्नो कवर्ड सरफेस। स्नो कवर्ड सरफेस जो है वो बहुत ज़रूरी है इन्वर्जन के लिए, क्योंकि अर्थ की जो लेयर होगी, अर्थ का जो सरफेस है वो अगर बर्फ से ढका होगा तो उसका जो एल्बिडो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। अब एल्बिडो क्या होता है ये आपने प्रीवियस वीडियो में देखा है, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि भाई अर्थ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछ लेती हूँ, चलिए, कि भाई एल्बिडो जो है किस सरफेस का ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा किस सरफेस का एल्बिडो होता है। मान लीजिए कि कोई डार्क सॉइल है आपके सामने, डार्क सॉइल है और एक है आपके सामने स्नो, ज़्यादा एल्बिडो किसका होगा, ज़्यादा एल्बिडो स्नो का होगा या सॉइल का होगा। आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखा है तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तो एल्बिडो बेसिकली क्या होता है कि जब जितनी अर्थ की सरफेस पे रेडिएशन आई उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिफ्लेक्ट कर देना, तो स्नो जो है उसका ये नेचर होता है, तो स्नो से कवर्ड सरफेस होना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 कंडीशन ज़रूरी होती है। अब ग्राउंड इन्वर्जन जो होता है, यानी कि ये जो इन्वर्जन हम पढ़ रहे हैं ये इंक्रीज होता है फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड टू पोल्स। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, इस तरीके का जो इन्वर्जन होता है, ये वाला जो प्रतिलोमन है जो अभी हम पढ़ रहे हैं धरातल वाला, ये बढ़ता जाता है। बढ़ता क्यों जाता है, उसका रीज़न है क्योंकि आपको पता है कि पोल्स के ऊपर तो पूरे के पूरे साल भर ही वहाँ पर लॉन्ग विंटर नाइट्स रहती है, जबकि इक्वेटर के ऊपर तो जब विंटर्स आती है तभी ऐसा होता है, लेकिन पोल्स के ऊपर तो पूरे के पूरे 12 मंथ्स तक ही विंटर्स रहती है ना वहाँ पर, तो इसलिए वहाँ पे लॉन्ग नाइट्स तो हमेशा रहती है। इसलिए इन्वर्जन वहाँ पर आपको पोल्स पे पूरे साल भर ही देखने को मिलता है, थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलता है, जबकि इक्वेटर पे तो ये पर्टिकुलर कुछ टाइम पीरियड के लिए बनता है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि ग्राउंड इन्वर्जन कौन सी जगह से कौन सी जगह की तरफ बढ़ेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि ये लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड्स की तरफ बढ़ता है, यानी कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ता है, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट टाइप बात कर ली। इसके बाद में हम बात करते हैं अपर एटमॉस्फेरिक इन्वर्जन। ये होता है हमारी अर्थ से 15 किलोमीटर की हाइट के ऊपर, ठीक है। हमारी अर्थ के ऊपर नहीं होता है, अर्थ से 15 किलोमीटर की हाइट पे होता है। ये क्यों होता है, आपको पता है कि हमारी अर्थ से जो है कुछ ऊंचाई के ऊपर एक लेयर पाई जाती है दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि समताप मंडल। उस समताप मंडल में एक गैस पाई जाती है, उसका नाम क्या है, ओजोन लेयर, ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस का काम क्या है, वो सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उसको वो अपने अंदर सोख लेती है, अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसके वजह से इस स्ट्रेटोस्फीयर का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, जबकि इसके कंपैरिजन में हमारी अर्थ के आसपास का जो टेम्परेचर है वो कम रहता है। तो कैसा कंडीशन बन गई, इन्वर्जन की बन गई। अर्थ तो थोड़ी सी कोल्ड है, उसके ऊपर की जो लेयर है वो वार्म है, तो कैसी कंडीशन बन गई, टेम्परेचर इन्वर्जन की। तो अपर एटमॉस्फेयर इन्वर्जन की अगर हम बात करें, यानी कि उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन, इसकी अगर हम बात करें तो इसका सीधा सा कनेक्शन किससे है, समताप मंडल से, स्ट्रेटोस्फीयर से, और उसमें भी स्पेसिफिकली अगर पूछा जाए तो ओजोन गैस से, ठीक है। इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट टाइप पे, दैट इज द एडवेक्शनल इन्वर्जन, यानी कि संपर्कीय या अभिवहनीय प्रतिलोमन। इसमें भी 2 कैटेगरीज है, एक है फ्रंटल इन्वर्जन। फ्रंटल यानी कि फ्रंट का मतलब होता है वाताग्र। वाताग्र क्या होते हैं, देखिए इसके ऊपर एक पूरा का पूरा डिटेल आगे टॉपिक आएगा, वहाँ हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि 2 डिफरेंट नेचर की जो एयर होती है। मान लीजिए ये एक बॉक्स है एयर का जो कि वार्म एयर है, ये एक बॉक्स है यहाँ पर जिसमें कोल्ड एयर है। जब दोनों अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन से एक दूसरे की तरफ आती है, यानी कि उनका कन्वर्जेंस होता है, ठीक है। जब वो दोनों डिफरेंट एक डायरेक्शन से एक दूसरे की तरफ आती है तो इनके बीच का जो एरिया होता है जिसमें इनमें टेम्परेचर की मिक्सिंग हो रही होती है, उस जोन को हम क्या कहते हैं, उस क्षेत्र को हम कहते हैं फ्रंट, वो वाताग्र होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो कोल्ड एयर होती है वो हमेशा भारी होती है, घनी होती है, हैवी होती है नेचर में, जबकि वार्म एयर हमेशा लाइट होती है, बहुत ही लाइट होती है। इसलिए लाइट होने की वजह से वो ऊपर उठना स्टार्ट कर देती है। तो अब आप देखिए कि जो कोल्ड एयर होगी वो तो हमारी अर्थ के ऊपर रह जाएगी और जो वार्म एयर होगी वो ऊपर चली जाएगी। तो कैसी कंडीशन बन गई, टेम्परेचर इन्वर्जन की। तो इस तरीके की जो प्रोसेस होती है दैट इज़ नोन एज फ्रंटल इन्वर्जन, ये वाताग्रों की वजह से होती है। इसमें कोल्ड जो वाताग्र होता है, कोल्ड जो फ्रंट होता है वो ज़मीन के ऊपर रह जाता है, जबकि जो वार्म फ्रंट होता है वो ऊपर की तरफ धकेल दिया जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इन्वर्जन बनता है और उसको हम फ्रंटल इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट वैली इन्वर्जन, या फिर इसको एयर ड्रेनेज इन्वर्जन भी कहा जाता है। एयर ड्रेनेज इन्वर्जन यानी कि जो है वायु अपवाह, इसे वायु अपवाह भी कहते हैं। आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में यहाँ पे लिखा हुआ है वायु अपवाह, ठीक है। अब इसको हम बुक से भी पढ़ेंगे, पहले यहाँ समझ लेते हैं। वैली इन्वर्जन या एयर ड्रेनेज इन्वर्जन क्या होता है, बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे ये माउंटेन्स बना रखे हैं मैंने, ये माउंटेन है, यहाँ पर भी एक माउंटेन है, दोनों माउंटेन्स के बीच में एक वैली का एरिया मैंने बना रखा है।
अब आपको पता है कि जब विंटर्स का टाइम होता है, क्योंकि इन्वर्जन तो ऑफकोर्स विंटर्स में ही होता है, तो विंटर की नाइट के टाइम के अंदर क्या होता है कि ये जो ऊपर के पीक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ये शीर्ष वाले जो भाग होते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो हीट है वो रिलीज़ हो जाती है, अपने अंदर से हीट निकल जाती है, तो यहाँ की एयर ठंडी हो जाती है। कैसी हो जाती है? ठंडी हो जाती है। जबकि इन दोनों के कंपैरिजन में जो घाटी है, वैली है, उसके अंदर की एयर कंपैरेटिवली वार्म रहती है। ठीक है, अब वार्म एयर का नेचर कैसा होता है? धीरे धीरे हल्का होकर ऊपर उठेगा। तो वार्म एयर हमेशा कैसी होती है? लाइट होती है। अभी हमने पढ़ा था कि वार्म एयर का नेचर कैसा होता है, भाई लाइट होता है। तो वार्म एयर कैसे होगी? ऊपर की तरफ उठेगी। ठीक है, तो इसकी जगह खाली हो जाएगी, यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगी। इस ब्लैंक स्पेस को भरने के लिए, फिल करने के लिए दोनों साइड से जो कोल्ड एयर होगी वो यहाँ पे नीचे की तरफ डिसेंड करेगी, नीचे उतरेगी। क्यों? क्योंकि कोल्ड एयर तो कैसी होती है? हैवी होती है, डेंस होती है, इसलिए वो भारी होने की वजह से यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से यहाँ इस वैली में उतरती है। तो वार्म एयर तो ऊपर चली गई और कोल्ड एयर जो है वो इसकी जगह पे आ गई। तो कैसी कंडीशन बन गई? ये वैली इन्वर्जन कहलाता है। और इसमें ऊपर तो एयर हो गई वार्म और नीचे हो गई ठंडी। ठीक है, तो इस वाली जो कंडीशन है इसको वैली इन्वर्जन या एयर ड्रेनेज भी कहा जाता है। ठीक है, और ये बेसिकली किसकी वजह से होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। और लास्ट आता है मैकेनिकल इन्वर्जन, यांत्रिक प्रतिलोमन। ये अपर एटमॉस्फेयर में होता है और बेसिकली ये उन एरियाज़ में होता है जहाँ पे एंटी साइक्लोन्स आते हैं। एंटी साइक्लोन बेसिकली देखिए, ये आगे एक चैप्टर आएगा, वहाँ पे टॉपिक में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जहाँ एंटी साइक्लोन बनते हैं यानी प्रति चक्रवात बनते हैं, उन एरियाज़ में मैकेनिकल इन्वर्जन होता है। और एंटी साइक्लोन वाले एरियाज़ वो होते हैं जहाँ पे हाई प्रेशर पाया जाता है, हाई प्रेशर। अब प्रेशर वाला चैप्टर जो है, अब इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर हाई प्रेशर लो प्रेशर से रिलेटेड ही है, तो वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो अब इसको हम पढ़ लेते हैं जल्दी से बुक से। बुक में सिर्फ एक पैराग्राफ दिया हुआ था, तो जल्दी से पढ़ लेते हैं इसको फास्ट, ताकि जो है चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों है मेरे पास में यहाँ पे, तो इसे पढ़ते हैं। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर और तापमान का व्युत्क्रमण। सामान्यतः तापमान ऊंचाई के साथ साथ घटता जाता है, जिसे सामान्य ह्रास दर कहते हैं, यानी नॉर्मल एब्सोल्यूट कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ये जनरली होता है, लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन भी बन जाती है कि नॉर्मल एब्सोल्यूट की उल्टी कंडीशन बनती है। इसे हम बोलते हैं टेम्परेचर का इन्वर्जन यानी व्युत्क्रमण। लेकिन व्युत्क्रमण बहुत थोड़े समय के लिए होता है, यानी ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, बहुत लंबे टाइम के लिए ऐसा नहीं हो पाता है। और ये काफ़ी सामान्य घटना है, एक नॉर्मल कंडीशन है ये बहुत ही। और जनरली कब देखी जाती है? जो विंटर्स की लॉन्ग नाइट होती है उसमें देखते हैं, तब ये देखी जाती है। क्लाउडलेस स्काई होना चाहिए इसके लिए, काम एयर होनी चाहिए इसके लिए, है ना, ये सारी कंडीशंस के लिए होनी चाहिए। यहाँ 3 देखिए, मैंने आपको टोटल 5 बताई थी, आपको 5 याद रखनी है। अब ये सारी इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस है। दिन के टाइम के अंदर जो ऊष्मा हमें मिलती है सन से, वो रात के टाइम के अंदर हमारी अर्थ वापस क्या करती है? रिलीज़ कर देती है। और सुबह तक जो हमारी अर्थ है वो ठंडी हो जाती है, जबकि उसके ऊपर की एयर जो है वो गर्म हो जाती है। तो इन्वर्जन बनता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में पूरे साल भर के लिए इस तरह की कंडीशन बनती है। मैंने आपको अभी अभी बताया था कि पोल्स पे ये इन्वर्जन की कंडीशन पूरे के पूरे थ्रू आउट द ईयर मिलती है, क्योंकि वहाँ पे तो विंटर्स हमेशा ही रहती है। फिर है भूपृष्ठीय व्युत्क्रमण, यानी कि सरफेस पे जो इन्वर्जन होता है, जिसके बारे में अभी हमने बात किया था, वो हमारी अर्थ के आसपास के एरियाज़ में ही होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि स्मोक पाया जाता है, धूल के कण पाए जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ये सब हमारी अर्थ के आसपास में इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से सुबह सुबह विंटर्स के टाइम में आपको घना कोहरा दिखाई देता है। यानी इन्वर्जन की वजह से क्या होता है? घना कोहरा भी बनता है, फॉगिंग की कंडीशन बनती है। लेकिन ये कुछ घंटों के लिए ही रहता है। जैसे ही सनराइज होता है, सूरज उगने लगता है, वैसे वैसे ये खत्म होने लग जाता है। तो इन्वर्जन की कंडीशन टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। फिर आती है बात वैली इन्वर्जन की, जो अभी मैंने आपको समझाया था, जिसको एयर ड्रेनेज इन्वर्जन भी कहा जाता है। ये कहाँ होता है? ये माउंटेन्स और हिल्स जो होते हैं उन पर रात के टाइम के अंदर, विंटर्स के टाइम में होता है। जब जो हिल्स होती है, अभी आपने देखा यहाँ पे जो हिल्स होती है उस पे से जो डेंस एयर होती है, वो ठंडी एयर होती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आ जाती है, वैली में आ जाती है। तो ये रहा, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से भारी और घनी होने के कारण जो ठंडी वायु होती है वो लगभग जल की तरीके से, जैसे एक रिवर फ्लो करती है वैसे की वैसी ढाल से यानी स्लोप से होकर नीचे उतरती है। और इससे घाटी की जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ उठने लग जाती है। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है? इसे वायु का अपवाह कहते हैं, यानी ड्रेनेज ऑफ एयर। और ये पाले से पौधों की रक्षा करती है। बेसिकली फ्रॉस्टिंग जो होती है, फ्रॉस्टिंग से प्लांट्स को बचाने का काम करती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। लास्ट में 2 रूल्स और दिए हुए हैं, बट मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिए थे। एक है प्लैंक का लॉ, प्लैंक्स लॉ। प्लैंक का जो नियम है वो क्या कहता है कि कोई भी वस्तु जितनी ज़्यादा गर्म होगी वो उतनी अधिक अपने अंदर से हीट को रेडिएट करती है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री से ज़्यादा हो वो अपने अंदर से हीट को रेडिएट करने लग जाता है, जैसे कि सन करता है शॉर्ट वेव्स के रूप में, और जैसे कि अर्थ करती है लॉन्ग वेव्स के रूप में।
तो इसी तरीके से ये प्लैंक का नियम हमें यही चीज़ बताता है। और लास्ट में एक पॉइंट दे रखा है, दैट इज़ अबाउट स्पेसिफिक हीट, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा के बारे में। ये भी हमने बात की थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको जो है उसके टेम्परेचर को आपको बढ़ाना है तो आप उसको जितनी हीट देते हो दैट इज़ नोन एज द स्पेसिफिक हीट। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपको मान लीजिए बर्फ़ है, आइस है, उस आइस को आपको जो है लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको गर्म करोगे तभी तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो आपने उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितना एक्स्ट्रा टेम्परेचर दिया है, वो ही उसकी स्पेसिफिक हीट कहलाती है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। और इसी के साथ में हमने ये जो अपना सेकंड टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द सोलर रेडिएशन एंड हीट बजट एंड टेम्परेचर, ये आज हमने ख़त्म कर लिया है। बहुत लॉन्ग चैप्टर था बट मैंने कोशिश की है बहुत अच्छे से ईच एंड एवरी पॉइंट को कवर करने की। और इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। इसके बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर हमारा जो है अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे, समझ में आ रही होगी चीज़ें। तो जो है कोशिश करें अच्छे से टाइम टू टाइम आप इन चीज़ों को रिवाइज़ करते रहें। और आपकी तरफ से कोई स्पेसिफिक सजेशंस हैं, कोई फीडबैक हैं आपके, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। आपके सभी के सजेशंस, आपके फीडबैक्स मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, तो मैं बिल्कुल उनको जो है उन पर वर्क करने की कोशिश करूँगी। अगर कोई इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए। और मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को साथ में लेके चलने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए जो है थोड़ा सा आपसे भी मैं कॉपरेशन की उम्मीद करूँगी कि भाई इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो चलिए, दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर एंड ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।